focus. Ideate, innovate, enable. पहला कदम में आज हम हैं कोलकाता के प्रिटोरिया स्ट्रीट में एक खास स्कूल है। जी हाँ, अभिनव भारती हाई स्कूल। और इस स्कूल में क्लास 12 तक के बच्चे पढ़ते हैं और बच्चे पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आज हम इन्हें एक खास बात बताने वाले हैं। जी हाँ, बचत और निवेश की शुरुआत कैसे की जाए अपनी जिंदगी में। तो अच्छे स्टूडेंट बनने के साथ साथ अच्छे इन्वेस्टर्स बनने की बुनियाद आज इनके लिए पड़ने वाली है पहला कदम में, हमारे साथ CNBC आवाज के साथ। अभिनव भारती हाई स्कूल कोलकाता की सबसे पुरानी स्कूलों में से एक है, जिसकी स्थापना साल 1945 में हुई। इस स्कूल में हजारों की तादाद में बच्चे आते हैं शिक्षा ग्रहण के लिए, जिसमें जूनियर क्लास से 12वीं तक के बच्चे शामिल हैं। वित्तीय साक्षरता के बारे में जानने के लिए स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स में भी उत्साह देखा गया। बहुत जरूरी है। इनफैक्ट आई वांट टू थैंक CNBC आवाज फॉर दिस इनिशिएटिव because right now I'm thinking, had we had this type of campaign during our times, I would have managed my money better. It's very, very important nowadays for children to know what is finance, how to, simple things like how to manage their banking, how to open accounts. In fact, I think the government has come up with a new policy where the banks are approaching the schools and making the students aware of how to open a zero balance account and so on. And because nowadays children are multitasking. Right, they are not only are they studying, but along with academics, there are many students we have in our school also who are, in fact, they are trying and helping out their family businesses. They are venturing. Ultimately, they are going to go into business. So it's very important to learn about finance, and from a very young age to manage their own money. That's very important. हमने अभिनव भारती स्कूल के छात्रों से की बातचीत और ये जानने की कोशिश की कि वित्तीय साक्षरता के बारे में वो क्या जानते हैं और हमारे एक्सपर्ट से क्या जानना चाहते हैं। हमें अगर इन्वेस्ट करना होगा तो हम किस जगह सही इन्वेस्ट करेंगे कि हमें सही रिटर्न मिले और हमें आगे फायदा हो सके। ये जानना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ करने चाहिए और अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या पता रहना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट करते समय। CNBC आवाज़ से हम लोग ये जानना चाहते थे जैसे कहाँ पे हमें इन्वेस्ट ज़्यादा करें, यहाँ से हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिले, जिसे हम लोग आगे चल के उसे कहीं अच्छी जगह पर लगा पाएं। पहला कदम के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम आ पहुंचे हैं कोलकाता, और कोलकाता में हम हैं एक खास जगह, जी हाँ, प्रिटोरिया स्ट्रीट। और यहाँ पर एक स्कूल है, अभिनव भारती स्कूल। और आज अभिनव भारती स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ हम बातचीत करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि बचत की क्या आवश्यकता है, निवेश की क्यों जरूरत है, और वो इस उम्र में बचत और निवेश की शुरुआत करके किस तरह से अपना एक सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। इन सब बच्चों को राय देने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक दमदार पैनल है। हमारे साथ हैं इस वक्त मोहम्मद आमिर सुलेमान, जो बिरला म्यूचुअल फंड से हैं, और साथ ही आनंद बियानी, वे टू वेल्थ के। आप दोनों का भी स्वागत है, और आप सब बच्चों का भी बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज पर। तो क्योंकि बच्चों के लिए वैसे तो पढ़ाई की उम्र है, मेहनत करने की उम्र है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप इसी उम्र से 5 साल, 7 साल, 10 साल आगे की सोचना शुरू करें। और यही वजह कि हम आज पहला कदम में आपके साथ यहाँ पर आए हैं कोलकाता में। तो आनंद, शुरुआत आपके साथ की जाए। सबसे पहले तो बच्चों को ये बताएं कि पैसे को कमाने में और खर्च करने में कितनी सावधानी और कितना ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले मैं बच्चों को ये पूछना चाहूँगा कि आप बच्चों को पॉकेट मनी मिलती है कि नहीं? मिलती है। उस पर आप सिर्फ खर्च करने का सोचते हैं कि ये भी सोचते हैं कि इसमें से कुछ हम बचाएं, जिससे कि मेरे को कुछ सामान आगे खरीदना है तो उसको मैं जोड़ के बचाऊंगा, तब मैं कुछ चीज़ खरीद पाऊंगा, ये सोचते हैं। सपोज करिए कि आपके फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है, 4-3 महीने बाद बर्थडे है, उसको आपको कोई गिफ्ट देना है, आप अपने पॉकेट मनी से उसको सेव करके एक गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो ये सोच शुरुआती दौर पे इस उम्र पे अगर आपके पास हो तो काफी अच्छा है। सुलेमान साहब, कैसे इन्हें अभी से पैसे की इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर आप देखेंगे, आप सभी कॉमर्स के ज्यादातर स्टूडेंट हैं, आप सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते भी होंगे। तो सेविंग्स करने के काफी सारे जरिए, जैसे कि अभी हमने जब हैंड रेस करवाए थे तो काफी सारे लोगों का बैंक अकाउंट भी है, और आप लोग अपने माता पिता का ATM भी यूज करते हैं। तो कुछ हद तक आप लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी तो है,
लेकिन उसका फायदा कैसे उठाया जाए ये समझने की बात है। जैसे कि अभी बयानी जी ने आपको बोला कि आप सेविंग्स करें ताकि कुछ उससे बड़ा काम कर पाए। तो आप अगर कोई भी अच्छा एक योजना, जैसे कि मान लीजिए बैंक में अगर आप जमा करते हैं पैसा, बैंक अकाउंट खुलवा करके, आजकल बैंक अकाउंट बहुत इजीली खुल जाता है, उसी तरह से आप 100 रुपये महीने म्यूचुअल फंड में भी डिप्लॉय कर सकते हैं, यानी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट के लिए एक केवाईसी कराना होता है। तो आप सभी को मैं हिदायत दूंगा कि आप जिस तरह से आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं उसी तरह से एक जीरो फोलियो का केवाईसी हर एक म्यूचुअल फंड में करवा लीजिए। वो बहुत इजीली हो जाता है, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। आपका केवाईसी बन जाएगा थ्रू योर पैन और योर बैंक अकाउंट। उसके बाद जैसे ही आपको डेली पैसा या मंथली एक्सपेंसेस मिलते हैं, उससे थोड़ा थोड़ा बचत करके 100 रुपीज का भी आप SIP कर सकते हैं। शुरुआत आपको अभी से करनी चाहिए बचत की, और बचत की शुरुआत करने के लिए सबसे ज्यादा अहमियत इस बात की कि आप जो पैसा आपके पास आ रहा है पॉकेट मनी के तौर पर, उसे सही तरीके से खर्च करें। अब आनंद, सबसे बड़ी चीज ये कि ये लोग ये भी सोच रहे होंगे, इनके जैसे तमाम दर्शक जो छोटे बच्चे हैं शो देख रहे हैं, उन्हें ये लगता है कि हमें अभी से सोचने की जरूरत क्या है, अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ, ये तो पैसे कमाना, हमें देना, हमें खर्च करवाना, ये तो हमारे पेरेंट्स का काम है। तो ये हम इन्हें ये क्यों बता रहे हैं कि अभी से आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, तो इतना जल्दी शुरुआत करने की जरूरत क्या है? बुनियाद हमेशा शुरुआत पे ही होती है। कोई भी चीज की बुनियाद एक छोटी उम्र पे हो तो काफी कारगर साबित होता है। आगे चल के आप उस चीज के इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि आज जो आपको पॉकेट मनी है, जिस तरीके से भी आप कुछ पैसे कमा रहे हैं कुछ भी करके, तो वो जो आपकी कमाई है उसमें से अगर आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरे को आज से ही एक हैबिट में लाना है कि मेरे को सेविंग करना है। आज आप स्कूल में हैं, कल कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज के बाद आप फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी करेंगे, हर एक चीज का एक्सपेंस होता है। तो अगर वही एक्सपेंस को मिटिगेट करने के लिए आपके पेरेंट्स भी आज सेविंग करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, राइट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे कि आपको एक सुनहरा फ्यूचर दे। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बच्चों को ये बताएंगे कि बचत की आदत तो जरूरी है, ये इन्हें समझ में आ गया, लेकिन बचत से निवेश में शिफ्ट होकर किस तरह से पैसे से पैसा बनाया जाए, वेल्थ को बढ़ाया जाए, इस पर करेंगे बातचीत एक ब्रेक के बाद। इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके होते हैं और हर एक इंसान का अपना एक फाइनेंशियल गोल होता है। आप भी अपने करियर में, आज आप पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, तो आप भी अपना एक गोल निर्धारित करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम हैं कोलकाता में अनुभव भारती स्कूल में, और यहाँ पर कॉमर्स के ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं जो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जिंदगी में पैसे खर्च करने का क्या महत्व है, बचाने का क्या महत्व है, और बचाकर उन्हें निवेश करने का क्या महत्व है। और पहला कदम की इस मुहिम में आज हमारा साथ दे रहे हैं आनंद बियानी वे टू वेल्थ से, और साथ ही मोहम्मद आमिर सुलेमान बिरला म्यूचुअल फंड के। आप दोनों का भी एक बार फिर से स्वागत है। जो हम ब्रेक के पहले बात कर रहे थे कि पैसा बचाना जरूरी है, और बच्चों को ये समझ में भी आया कि क्यों जरूरी है, लेकिन आनंद ये बताएं कि पैसे बचाने के बाद क्या, क्योंकि ज्यादातर अगर बच्चे अपने पेरेंट्स से बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि चलिए हमने तुम्हारे लिए व्यवस्था कर रखी है। बच्चे हैं तो बोल देंगे उनके लिए कि हमने गोल्ड ले रखा है, बेटे हैं तो उनको कहेंगे कि हमारे पास प्रॉपर्टी है। तो किस तरह से ये अपने पेरेंट्स से बातचीत करें कि मेरा सही फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स किस तरह से होना चाहिए? देखिए, इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके होते हैं और हर एक इंसान का अपना एक फाइनेंशियल गोल होता है। आप भी अपने करियर में, आज आप पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, तो आप भी अपना एक गोल निर्धारित करेंगे कि आपको किस स्ट्रीम और किस लक्ष्य की ओर जाना है। जिस लक्ष्य की ओर जाएंगे उसके लिए एजुकेशन के लिए आपको पैसे चाहिए। उस पैसे, जो सेविंग हमने बोला कि वो तो आप समझ लिए कि सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पेरेंट्स को भी पता है कि सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सेविंग ही सिर्फ एडुकेट नहीं है, वो सेविंग राइटफुली हम इस जगह लगाए कि वो सेविंग भी मेरे लिए पैसा बनाए। तो राइटफुली आपको ये सोचना है कि इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना चाहिए और क्या मोड होना चाहिए। बहुत तरीके के इन्वेस्टमेंट है, जैसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, डायरेक्ट इक्विटी है, फिक्स्ड प्रोडक्ट है जिसमें आप फिक्स्ड इनकम में आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलते हैं जो बोला जाता है रिस्क फ्री होता है। बट सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में, डायरेक्ट इक्विटी में अगर आप पैसा लगाते हैं तो उसमें मार्केट रिस्क रहता है, लेकिन उसमें रिटर्न
भी फिक्स्ड रिटर्न से बहुत ज़्यादा होता है। तो आपका ये लक्ष्य होना चाहिए कि मेरी जो सेव्ड मनी है उसको आप इस तरह से विभाजित करें कि आपका कुछ पोर्शन बैलेंस्ड या पैसे में मैंने फिक्स्ड इनकम में लगे, जिससे कि आपको फिक्स्ड रिटर्न मिले। कुछ पैसा आपको डायरेक्ट इक्विटी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड में भी लगाना चाहिए, जिससे कि आपको रिटर्न ज़्यादा मिले। अच्छा, ये बताइए, आपने किसी ने इंश्योरेंस का नाम सुना है? सुना है? इंश्योरेंस क्या होता है, किसी को अंदाजा है? कोई बता सकता है? Insurance is just a policy in which we invest a fixed amount of money, and after some policies, if we have any accident or any misincident which can be harmful to us, this insurance returns us the money with some interest. ओके, काफी कुछ आपने सही बताया, लेकिन आपकी उम्र के हिसाब से आपने बहुत अच्छा बताया। आनंद, बेसिकली बताया इन्हें कि इंश्योरेंस क्या है और क्यों इनको जरूरत है इंश्योरेंस की। देखिए, इंश्योरेंस सबसे पहले समझिए क्या होता है। इट कवर्स अ रिस्क, और रिस्क को कवर करने के लिए आप एक प्रीमियम पे करते हैं, एंड हर एक प्रीमियम उसके सम अश्योर्ड पे होता है कि कितना आपको सम अश्योर्ड लेना। आपका लाइफ कवर होता है और अदर राइडर्स में आपको बहुत सारी चीज, विपदा जो है वो कवर होती है। इंश्योरेंस भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे मनी बैक पॉलिसी होता है, एंडाउमेंट होता है और टर्म प्लान होता है, और भी विभिन्न तरीके के चाइल्ड प्लान भी होता है। उसका अलग अलग, इंश्योरेंस का अलग अलग उद्देश्य और अलग अलग रिटर्न्स भी होते हैं। अगर आप देखा जाए इंश्योरेंस में, अगर आप टर्म प्लान में, इसलिए बोल रहा हूं कि टर्म प्लान में सिर्फ आपका इंश्योरेंस आपका लाइफ को कवर करता है। इसमें आपको एक प्रीमियम दिया जाता है जिसमें आपको कोई रिटर्न नहीं है, आपकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से आपको वो कवर करता है। जब तक आप जीवित है, एक टेन्योर रहता है 30 साल तक का, उस अवधि तक आपको प्रीमियम देना है, और उसके दौरान अगर आपको कुछ हो जाए तो जो आपका जो सम अश्योर्ड जो आप करके रखे हैं, वो आपके घर के कोई भी जो भी नॉमिनी है आपके पॉलिसी के, उसको वो रुपया मिल जाता है। सुलेमान जी, बेसिकली बच्चों के लिए इंश्योरेंस की क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, सबसे पहली बात है कि हर एक आदमी के लिए इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस है। बच्चे के लिए तो है ही, बड़े आदमी का भी इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आप जितना जल्दी इंश्योरेंस अपना करा लेंगे, आपको उतना ही कम प्रीमियम देना पड़ेगा। सबसे बात, जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे और लेटर स्टेजेस में अगर अपना इंश्योरेंस कराते हैं, इंश्योरेंस का प्रीमियम हमेशा आपके एज के ऊपर डिफाइन होता है। तो अर्लियर द बेटर। अगर आपने यंगर एज में करा लिया है इंश्योरेंस, और जितना मैक्सिमम करा सकते हैं, जितने का आप प्रीमियम दे सकते हैं, तो टिल लाइफ आपको प्रीमियम कम देना है और कवर आपको ज्यादा मिलेगा। इंश्योरेंस में दो चीजें होती है जो आपको समझना जरूरी है। एक तो होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि अगर किसी भी वजह से आपकी लाइफ, जो इंश्योरेंस जिसने करवाया है उसकी खत्म हो जाए, तो उसमें पैसा दिया जाता है। दूसरा जो जनरल इंश्योरेंस होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे पॉपुलरली कार का इंश्योरेंस होता है या मेडिक्लेम आप लेते हैं। जनरल इंश्योरेंस में ये कि अगर नुकसान हो गया तो आपको उस नुकसान का रिएम्बर्समेंट मिलेगा, जितना नुकसान हुआ उतना ही। लाइफ इंश्योरेंस में यह है कि जितना आपने इंश्योरेंस कराया उतना पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा। बच्चों के लिए इंश्योरेंस में बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जो आज से आप शुरू करें या और पहले से भी की जा सकती थी। वो आपको जब जब पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी तो वो पैसा उस वक्त आपको मिल सकता है। अभिनव भारती स्कूल के स्टूडेंट्स ने अब समझा बचत के बाद निवेश और निवेश के बाद इंश्योरेंस का महत्व। लेकिन अब हम और आगे बढ़ेंगे और उन्हें समझाएंगे कि निवेश कहां और कैसे किया जा सकता है, लगातार रेगुलर तरीके से निवेश करने के क्या फायदे हैं, डिसिप्लिन रखने से क्या कुछ होगा, इन सब पर करेंगे बातचीत एक छोटे से ब्रेक के बाद। सर, मेरा सवाल है कि बहुत लोग मतलब अपना पैसा सोना खरीद कर भी बचत करते हैं और कुछ बैंक में अपना इन्वेस्ट करते हैं, बैंक में बचत करते हैं। तो अगर हम सोना खरीद कर अगर बचत करते हैं तो हमें पता है कि सोना का भाव बढ़ेगा, तो ज्यादा सेफ कौन सा है? अगर हम बैंक में बचत करें या सोना खरीद के उसका भाव बढ़ने का वेट करें? फिर आज हमें कोलकाता के अभिनव भारती स्कूल में और हम बातचीत कर रहे हैं यहाँ के बच्चों से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और अब लेते हैं हमारे स्टूडेंट्स के कुछ सवाल, देखते हैं कि वो क्या कुछ जानना और समझना चाहते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, आनंद बियानी
और मोहम्मद आमिर सुलेमान उनके जवाब देने के लिए। चलिए लेते हैं आप हमारे स्टूडेंट्स के सवाल। सर हम लोग घर में भी पैसा कलेक्ट कर सेव कर सकते हैं, सर हम लोग इन्वेस्टिंग की जरूरत क्या है? अच्छा, आप घर में ही पैसा रखना चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो, कुछ आइडिया ऐसा बताऊं मैं आपको कि आपके पापा मम्मी आपको पैसा दे रहे हैं, वही जो सेविंग आप कर रहे हैं उस पर कोई बाहर का आदमी या कोई और दूसरी जगह से कमाई हो तो वो ज्यादा बढ़िया है ना। अच्छा, तो ये बताएं इन्हें कि सवाल इनका बहुत अच्छा है, इनकी एज के हिसाब से जो ये पूछ रहे हैं वो एकदम परफेक्ट है कि पैसा बचाने की जरूरत क्या है, और जरूरत है तो फिर घर में ही क्यों न रखें, बाहर कहीं और इन्वेस्टमेंट करने की क्या जरूरत है? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। नॉर्मली पहले हम लोग यूज किया करते थे, आपको याद है पिगी बैंक घर में होता था, मम्मी पापा कोई भी पैसा देते थे वो बैंक में डाल देते थे, फिर वो गुल्लक को तोड़ते थे, उसको निकालते थे और फिर कहीं यूज करते थे। तो आज भी ट्रेडिशनल वे में कई लोग वैसे जमा करते हैं पैसा, बट आपको थोड़ा उन सब चीजों से अब ऊपर उठ करके ये सोचना है कि क्या ये पैसा इतना हार्डवर्क कर रहा है जितने आपके पापा हार्डवर्क कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। आपके पापा बहुत हार्डवर्क करते हैं पैसा कमाने के लिए, आपने पैसा लेकर के गुल्लक में डाल दिया, गुल्लक आराम से सो रहा है, पैसा आपका सो गया, मनी इज स्लिपिंग, सो दैट मनी इज नॉट वर्किंग हार्ड फॉर यू। सो हाउ विल यू इंश्योर, आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आपका पैसा भी पापा की तरह मेहनत करके बढ़े? अगर वो नहीं बढ़ेगा तो वो आराम करता रहेगा और आपके पापा को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपका खर्चा बढ़ता जा रहा है और वो पैसा सो रहा है। तो पैसे को जगाना है और उसको सही जगह निवेश करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपको सोचना है। अब जितना भी पैसा जमा हुआ है उसके हिसाब से हर एक स्कीम का एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है। कहीं भी आप जाएंगे, बैंक में जाएं, चाहे आप म्यूचुअल फंड में जाएं, इंश्योरेंस में जाएं, कहीं भी जाएंगे, वहां पे एक मिनिमम एप्लीकेशन मनी होता है, उससे कम आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सबसे जो मिनिमम कहीं पे पैसा निवेश कर सकते हैं वो म्यूचुअल फंड है। जैसा कि मैंने पहले बताया इनको कि अगर आप रेगुलर डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 100 रुपए से भी आपका अकाउंट खुल सकता है, और वहां पे अगर आप मान लीजिए कि 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल कॉन्टिन्यूअस डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका एक बड़ा वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। मैंने इसलिए बोला आपको म्यूचुअल फंड, क्योंकि मिनिमम एप्लीकेशन साइज वहां पे बहुत कम है। उसी तरह से आप पोस्ट ऑफिस में भी जा सकते हैं, बैंक में भी जा सकते हैं, बट हर जगह उसका जो रिटर्न है वो आपको एक बार देखना पड़ेगा कि कहां पे ज्यादा है। कहीं रिटर्न कम हो सकता है, कहीं रिटर्न ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपका ये सोच थोड़ा सा आपको बदलना होगा कि मैं अपने मम्मी पापा के पास पैसा रख करके पैसे को सोने दूं और मेरे पापा मेहनत से पैसा कमाते रहे। अगर पैसा मेहनत से घर में आता है तो पैसे को भी मेहनत करना होगा ग्रो करने के लिए। जैसे आप एक अपना एक ट्री प्लांट करते हैं ना घर में, और उसको डेली पानी डालते हैं और वो ग्रो होता है, उसी तरह से इस पैसे को भी कहीं जाकर इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में प्लांट करना होगा, सो दैट कि आपका वो पैसा ग्रो करता रहे। सपोज आपने पैसे अपने पास रखे, बचा तो लिए, अगर आप 5th स्टैंडर्ड में थे, आपने उस समय 1000 रुपए बचाए, आज आप 12th स्टैंडर्ड में हैं, अपने पास पैसे रखेंगे तो आज वो कितने हो जाएंगे? 500 सर। नहीं, 1000 के 1000 ही रहेंगे ना, वैल्यू उसकी कम हो जाएगी, राइट? क्योंकि परचेजिंग पावर कम हो जाता है। महंगाई जब बढ़ती है तो जो आप 5 साल पहले 1000 रुपए में खरीद सकते थे, शायद अब वही चीज खरीदने के लिए आपको पैसे बहुत ज्यादा देने पड़े। तो पैसे बचाना तो इंपॉर्टेंट है, बचाकर अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो जो बचे हुए पैसे हैं उस पर कमाई नहीं होगी, तो फिर फायदा नहीं है, राइट? तो इसलिए हम ये कहते हैं कि आपको पैसे बचाने चाहिए, बचाने के बाद इन्वेस्ट करने चाहिए। तो जैसे जैसे वैल्यू कम होती है पैसे की, अगर पैसे की वैल्यू कम हो रही है लेकिन पैसा बढ़ जाए, जैसे कि आप बैंक में रखते हैं तो आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। तो बैंक से जो इंटरेस्ट मिलता है तो पैसे की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है। सर, आपने पहले हम लोगों को समझाया था कि हम लोगों को 2 तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं, जैसे डायरेक्ट इक्विटी और फिक्स्ड फंड्स। तो मैम, हमारे उम्र के बच्चों के लिए कौन सा ज्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट है? तो आप ये जानना चाहते हैं कि डायरेक्ट इक्विटी में पैसा लगाया जाए या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए? हाँ, फिक्स इनकम। अच्छा, इक्विटी या फिक्स इनकम, ओके। देखिए, आपके उम्र के हिसाब से अगर देखें तो पहले तो आप जो पैसा लगाना चाहते हैं मार्केट में वो किस लिए लगाना चाहते हैं। गोल आपका फिक्स होगा कि मैं इसलिए पैसा लगाना चाहता हूं। तो
आपको ये असेस करना है कि अगर आप लंबे समय के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, आपका लक्ष्य थोड़ा लंबा है। एक लक्ष्य हो सकता है कि मैं 9th में हूं और 11th में मुझे कोई अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना है, तो मुझे बाइक खरीद के जाना, बाइक से खरीदनी। तो ये छोटा लक्ष्य है, 2 साल का। तो ये हमेशा जब लक्ष्य छोटा हो तो वो फिक्स इंस्ट्रूमेंट में आपको लगाना चाहिए जहां पे आपको पैसे की गारंटी हो। बट अगर आपका लक्ष्य बड़ा है और आपको अवधि भी आप थोड़ा बड़ा डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है और लक्ष्य भी काफी बड़ा है, तो उसके लिए आपको एक कोई वेरिएबल इंटरेस्ट नहीं करूंगा, वेरिएबल रिटर्न वाला आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए। तो वेरिएबल वो होगा जो मार्केट लिंक्ड होगा, कि मार्केट बढ़ेगा तो आपका पैसा भी बढ़ेगा। जैसा आपने कहा कि इक्विटी में कर सकते हैं या म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, तो म्यूचुअल फंड में मार्केट लिंक भी प्रोडक्ट होता है और एक इक्विटी से भी रिलेटेड होता है, डेट से भी रिलेटेड होता है। मैं अभी डेट की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपने सिर्फ बोला फिक्स और इक्विटी। तो फिक्स में आपके पर्सपेक्टिव से बैंक हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, या जहां भी आपको फिक्स रिटर्न मिलता है। अगर आप छोटी अवधि के लिए लगाना चाहते हैं, इमीडिएटली आपको कोई रिक्वायरमेंट है, तो आप जरूर फिक्स्ड इनकम में लगाइए। बट अगर अवधि लंबे समय की है और जहां पे यार मार्क टू मार्केट रिटर्न यानी कि मार्केट से रिलेटेड रिटर्न ज्यादा कमाना चाहते हैं, तब आप उसको वेरिएबल रिटर्न यानी इक्विटी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड में। तो बेसिकली अगर आपको ज्यादा कमाई करनी है, थोड़ी ज्यादा रिस्क लेनी पड़ेगी। कम कमाई करनी है, कम रिस्क से काम हो जाएगा। और जब कम रिस्क लेनी हो तो बैंक में एफडी करा दें, तो पैसे रिस्क पर नहीं होते हैं, डूबने का खतरा नहीं के बराबर होता है। जब आप पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो थोड़ी रिस्क रहती है, लेकिन रिटर्न भी ज्यादा आने की संभावना बनती है। पहला कदम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी हमारे स्टूडेंट्स के कुछ और सवाल हम लेंगे। बने रहिए हमारे साथ। सो माय क्वेश्चन इज, अगर हम इन्वेस्ट करते हैं बैंक में, सेविंग्स को बैंक में जमा करते हैं, हमको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा वो, और अगर उसके जगह हम उसका लैंड खरीद लेते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जहां प्रॉफिट रेट हाई होगा, हम वो क्यों नहीं करेंगे सर? आज हैं हम कोलकाता में अभिनव भारती स्कूल में, और यहाँ के स्टूडेंट्स हमसे बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवालों के बारे में। लेते हैं ऐसे ही कुछ और स्टूडेंट्स के सवाल। सर मेरा सवाल है कि बहुत लोग मतलब अपना पैसा सोना खरीद कर भी बचत करते हैं और कुछ बैंक में अपना इन्वेस्ट करते हैं, बैंक में बचत करते हैं। तो अगर हम सोना खरीद कर अगर बचत करते हैं तो हमें पता है कि सोना का भाव बढ़ेगा, तो ज्यादा सेफ कौन सा है? अगर हम बैंक में बचत करें या सोना खरीद कर उसका भाव बढ़ने का वेट करें फिर करें? आपका जो सवाल है कि सोने में इन्वेस्ट करें या बैंक में इन्वेस्ट करें या कहीं और करें, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इन्वेस्ट तो आप कहीं भी कर सकते हैं। हम लोग अपने लैंग्वेज में इसको एसेट एलोकेशन कहते हैं। हर एक आदमी का इन्वेस्टमेंट हर जगह होना चाहिए, फिक्स डिपॉजिट में भी होना चाहिए, गोल्ड में भी होना चाहिए, और रियल एस्टेट में भी होना चाहिए, और इक्विटी में भी होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज आपको ये समझना है कि इन्वेस्ट आप सभी जगह कर सकते हैं, लक्ष्य आपके अलग अलग हैं। हर लक्ष्य को पाने के लिए इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज आपको अलग अलग चुनने होंगे। अगर आपका लक्ष्य कोई बड़ा है, वेल्थ क्रिएशन का लक्ष्य है, तो आपको इक्विटी में पैसा लगाना होगा। इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न चाहिए कि आपको इन्फ्लेशन बीट करना है, तो आप गोल्ड में, क्योंकि इन्फ्लेशन हेज करने के लिए सबसे इंस्ट्रूमेंट अच्छा जो माना जाता है, जो इन्फ्लेशन को हेज कर सकता है, वो गोल्ड है। तो गोल्ड आपके इन्फ्लेशन का टेक केयर तो कर लेगा, लेकिन शायद बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन नहीं कर पाएगा। और थोड़ा लंबी अवधि के लिए लगाना है तो हम इक्विटी में क्यों नहीं लगाएं, जहां के वेल्थ क्रिएशन ज्यादा होगा और गवर्नमेंट की तरफ से उसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। यानी कि आपको 1 साल के बाद अगर आप इक्विटी में पैसा लगाते हैं तो वो टैक्स फ्री हो जाएगा। एफडी सेफ है, ये बात सही है, कमोबेश 100% तो नहीं, लेकिन जनरली अभी तक हिंदुस्तान में ऐसा हुआ नहीं कि बैंक्स बहुत उड़े हों और डिपोजिटर्स के पैसे नहीं दिए। तो आप एफडी को सेफ मानकर चल रहे तो ठीक है, एफडी सेफ है। और एफडी में आपको जिस समय जो इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं उसके हिसाब से रिटर्न मिलता है 8-9-10% के आसपास का। सर मेरा सवाल ये था, जैसे कि आपने अभी कहा कि मोबाइल फोन अगर तुम लोग को खरीदना है तो 4-5 साल हम लोग को पहले सेव करना पड़ेगा, फिर हम लोग को मोबाइल फोन खरीदने के लिए पैसा मिलेगा। लेकिन मेरा सवाल ये था, जैसे कि अभी आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज रेगुलरली आजकल मार्केट में आते जाते हैं, तो हम लोग अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे डिवाइड करें, जिससे कि हम लोग को शॉर्ट टर्म के पीरियड में, जैसे कि विद इन 4 to 5 मंथ्स हम लोग को पैसा अपना रिटर्न इतना मिल जाए कि हम लोग अपना मोबाइल फोन वापस से खरीद लें।
शॉर्ट टर्म पर्पस। हाँ, क्योंकि 5 साल में तो पता चला कि जिस फोन के लिए आप फोन, उसका जरूरत ही नहीं। बिल्कुल, आजकल तो 5-6 महीनों में नए मोबाइल फोन आ जाते हैं, तो अब इन्हें तो 4-5 महीने में पैसा बड़ा बनाना है, इसका क्या तरीका है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको ये समझना होगा, और आप लोग पढ़ते भी होंगे, क्योंकि अभी क्लास में सब बहुत बेसिक फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। तो आप जिसकी बात कर रहे हैं 5 महीने 6 महीने में पैसा लगाना और उसमें क्रिएट करना वेल्थ बहुत बड़ा, तो वो जितनी ज्यादा रिस्क आप लेंगे उतना ही वेल्थ ज्यादा क्रिएट होगा। बट कई बार ऐसा होता है, ज्यादा रिस्क लेने के चक्कर में कैपिटल भी लोग खो देते हैं, वो कैपिटल भी चला जाता है। और यहाँ पे ही बंगाल में ही ऐसा कई जगह हुआ है। अगर आपने कोई चिट फंड का नाम सुना होगा, लोगों ने 20% 22% रिटर्न के चक्कर में पैसा दिया और कैपिटल ही खत्म हो गया उसका। तो आपको एक सेंसेबल थिंकिंग जरूर रखनी चाहिए। एक सेंसेबल थिंकिंग ये कहती है कि मेरे को रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिलना चाहिए। इसमें एक चीज है, जैसे आप 5-6 महीने में बड़ा पैसे बनाने की जो बात कर रहे हैं, ये बताइए कि आप जितने स्टूडेंट्स हैं उनमें से क्लास टॉप कौन करता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पे कौन आता है? वो जो आखिर के 2-3 दिन में बहुत सारी पढ़ाई कर लेते हैं, सारा बस कुछ नहीं करेंगे लास्ट के 3 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ते भर, या फिर वो साल भर जो पढ़ाई करते हैं, कौन फर्स्ट आता है? साल भर पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा रेगुलर क्लासेस कर लेते हैं, लास्ट में थोड़ा सा बकअप कर लेते हैं। ओके, लास्ट में थोड़ी और मेहनत ज्यादा। ओके, तो इसका मतलब क्या है? सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। वैसे ही अच्छे इन्वेस्टमेंट्स में बड़ा पैसा बनाने के लिए आपको जल्दी शुरू करना पड़ेगा और लंबे समय के लिए करना पड़ेगा और सही जगह करना पड़ेगा। तो ये कॉम्बिनेशन हर जगह लाइफ में लगेगा, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है ना? तो पहला कदम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी हमारे स्टूडेंट्स के कुछ और सवाल हम लेंगे। बने रहिए हमारे साथ। सर, हम लोग घर में भी पैसा कलेक्ट कर सेव कर सकते हैं, तो हम लोग इन्वेस्टिंग की जरूरत क्या है? आज हैं हम कोलकाता में अभिनव भारती स्कूल में, और यहाँ के स्टूडेंट्स हमसे बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवालों के बारे में। लेते हैं ऐसे ही कुछ और स्टूडेंट्स के सवाल। Sir, as you said that it is necessary to invest the money, so nowadays there are many bogus shares. So what precautions should we take to prevent them from such shares? अच्छा, तो अब बोगस शेयर आपको तो पता नहीं कौन सा है, बोगस शेयर कौन सा होगा पता नहीं चलता है। तो सिंपल एक काम करने का है, कोई भी अच्छा म्यूचुअल फंड, जैसे बिरला म्यूचुअल फंड है, इनका इंडेक्स फंड होता है, सेंसेक्स और निफ्टी फंड होता है। तो निफ्टी फंड में पैसा लगा लीजिए। आप अपने पेरेंट्स को कहिए कि मुझे बिरला म्यूचुअल फंड का निफ्टी फंड खरीदना है या किसी भी फंड का खरीदना है, ठीक है ना? तो वहां कोई बोगस ये होने का चक्कर नहीं है, आपको जानने समझने की जरूरत नहीं है। वो अच्छे स्टॉक्स का एक सेंसेक्स बना हुआ है, निफ्टी बना हुआ है, वो एक इंडेक्स है, बढ़िया स्टॉक्स का इंडेक्स बना हुआ है, ठीक है ना? तो बस सिंपल वहां पर इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, तो आपकी रिस्क खत्म होगी। My question is that how is equity share different from mutual fund, or the risk involved in equity share is much more than mutual fund or not? ये आपका जो सवाल है कि म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट इक्विटी विच इज बेटर, अब ब्रॉडली यू आर ट्राइंग टू चेक विच इज बेटर। तो अगर आप वैसे देखेंगे नॉर्मल जनरल इन्वेस्टर्स के लिए, म्यूचुअल फंड कई सारे शेयर्स को मिल करके खरीद करके एक यूनिट्स एलोकेट करते हैं, सारे शेयर्स का वैल्यूएशन लगा करके, और जो नंबर ऑफ यूनिट्स रहते हैं उस स्कीम में उसको उस नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते हैं, उस पर आपको एक यूनिट मिल जाता है। इसके मतलब ये है कि अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आपका रिस्क सबसे पहले बहुत डाइवर्सिफाई हो गया। और दूसरी चीज ये है कि जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो वो एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट उसमें होता है। इक्विटी शायद आप इंडिविजुअल कोई एनालिसिस करके ले सकते हैं, और इक्विटी डायरेक्ट इक्विटी में एक पर्टिकुलर शेयर ले रहे हैं तो कभी भी ऊपर नीचे डिपेंडिंग ऑन इंडस्ट्री में कुछ हो जाता है तो उस पर इम्पैक्ट आता है। बट म्यूचुअल फंड में आपके पास वेराइड स्टॉक्स है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, टैक्स एफिशिएंसी है, लिक्विडिटी है, तो ये काफी सारे बेनिफिट्स हैं, जिसकी वजह से मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि रादर देन गोइंग फॉर स्टॉक्स यू शुड गो फॉर म्यूचुअल फंड। बजाय एक आध शेयर में पैसा लगाने के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं। म्यूचुअल फंड में दो बड़े फायदे हैं। पहला तो है कि आपको बहुत सारे स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो मिलता है,
जो शायद इंडिविजुअली आप नहीं जाकर खरीद सकते। दूसरा, उन फंड्स को मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल फंड मैनेजर होते हैं, उनका दिन रात यही काम है। तो वो आपसे हमसे बेहतर जानते हैं कि पैसा कब कहां लगाना चाहिए, किन शेयरों में लगाना चाहिए, कब निकालना चाहिए। तो इसलिए डायरेक्ट इक्विटी के कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड्स बेहतर हैं। और फिर भी आप डायरेक्ट इक्विटी करना चाहते हैं, कोई गलत बात नहीं, शेयर खरीदना बेचना कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन उसके पहले आपको प्रॉपर समझ मार्केट की होनी चाहिए, थोड़ी कंपनी की रिसर्च करना आना चाहिए, डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए, उसके बाद आप पैसा लगाना शुरू करें। राइट? सर माय क्वेश्चन इज, अगर हम इन्वेस्ट करते हैं बैंक में, सेविंग्स को बैंक में जमा करते हैं, हमको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा वो, और अगर उसके जगह हम उसका लैंड खरीद लेते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जहां प्रॉफिट रेट हाई होगा, हम वो क्यों नहीं करेंगे सर? क्योंकि लैंड का प्राइस हमेशा बढ़ रहा है, अभी घट नहीं रहा है नॉर्मली। लेकिन इस बात की गारंटी क्या है कि लैंड का प्राइस हमेशा बढ़ेगा? सर घट भी नहीं रहा है तो उसका प्राइस। अच्छा, तो दो बड़ी चीजें हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि लोगों को ऐसा लगता है कि लैंड में बड़ा पैसा बनता है, ऐसा नहीं है। लैंड से ज्यादा पैसा इक्विटी में बनता है, वो टैक्स फ्री है और लंबे समय के लिए बनता है। तो लैंड में निवेश करना बुरा नहीं है, लेकिन लैंड के कंपैरिजन में दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ज्यादा बेहतर है, वो देखना चाहिए, सोचना चाहिए। लैंड अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने को रहने के लिए घर चाहिए, फ्लैट बनाना है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, वो तो करना ही चाहिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए वो देखें कि वही पैसा लैंड में लगाएं जो आपके पास एक तो बहुत ज्यादा हो और दूसरा आपको बहुत लंबे समय 10, 15, 20 साल के लिए जरूरत ना पड़े, तो वो ज्यादा ठीक है। सर, म्यूचुअल फंड, देन फिक्स्ड डिपॉजिट और रियल एस्टेट भी इन्वेस्टमेंट होता है। विच इज द बेटर आउट ऑफ द थ्री? इवन पॉलिसीज आर देयर। म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और रियल एस्टेट में क्या बेटर है सर? और पॉलिसीज भी बेटर कोई समझते हैं। सो इज आउट ऑफ दिस चॉइस व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू डू? ओके, बेसिकली ये सारी एसेट क्लासेस को समझना चाहती है कि कौन सा बेटर है। देखिए, आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, एसेट क्लासेस जो आपने खुद ही बोला कि कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। रियल एस्टेट में हो, चाहे इंश्योरेंस पॉलिसी हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे बैंक डिपॉजिट्स हो, तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपको नेट रिटर्न कहाँ ज्यादा मिलता है। नेट रिटर्न आप समझते हैं, टैक्स पे करने के बाद जो आपको नेट रिटर्न होता है, उसको जो रिटर्न मिलता है आपको इन हाउस, जो पॉकेट में आपके रिटर्न आता है, वो टैक्स पे करने के बाद, इन्फ्लेशन के बाद आता है। तो कभी भी बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल। अगर आपको जो भी रिटर्न मिल रहा है उसमें से इन्फ्लेशन घटाइए और उसमें से टैक्स घटा दीजिए। आपको जिसमें ज्यादा लग रहा है रिटर्न, जिसमें ज्यादा मिल रहा है वहां पैसा लगा दीजिए। सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि वाइल इन्वेस्टिंग इन इंश्योरेंस हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करने के पहले क्या सावधानी रखनी चाहिए? आनंद बताएं। देखिए, इंश्योरेंस में दो तरीके के चीज आपको देखने चाहिए। एक ट्रेडिशनल प्लान होता है, एक यूलिप प्लान होता है। यूनिट लिंक प्लान आपका मार्केट ड्रिवन होता है, जिसमें मार्केट फ्लक्चुएशन के हिसाब से आपका रिटर्न पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है। और ट्रेडिशनल प्लान में आपका रिटर्न हमेशा आपका पॉजिटिव ही रहेगा, कम हो सकता है, इन्फ्लेशन से कम रिटर्न मिल सकता है, इन्फ्लेशन जितना रिटर्न मिलेगा। लेकिन यही प्रिकॉशन आपको लेना है कि आपको किस तरीके का इंश्योरेंस पॉलिसी अपनाना है, ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और पहला कदम न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बच्चों के साथ बड़ों के लिए भी। तो इस ब्रेक के बाद अभिनव भारती स्कूल की टीचर्स से भी बातचीत करेंगे, लेंगे उनके भी सवाल। बने रहिए हमारे साथ। Question is that there are many people who do not know how to calculate the share risk. I mean the risk of how to calculate calculation of the risk for any investment. I'm the teacher of this school. Sir Mr. Chakrabarti, the question is that there are many people who do not know how to calculate the share risk. I mean the risk of how to calculate calculation of the risk for any investment. So वो कैसे करें? अच्छा, risk का calculation. Okay, so risk, I mean with overall portfolio or with a particular share? What you are asking? For any investment, वो Okay. risk factor होता है, वो कैसे calculate करें? Okay, तो सिंपल है कि बेसिकली रिस्क और रिटर्न दोनों एकदम क्लोजली एक साथ होते हैं। अब आपको अपने प्रिंसिपल अमाउंट में, यानी कि जो पैसा आप निवेश कर रही हैं, उसमें कितना रिटर्न चाहिए। अगर कम रिटर्न चाहिए
तो उसके लिए कम रिस्क की प्रोडक्ट है, बैंक की फिक्स डिपॉजिट हो गई, म्यूचुअल फंड के फिक्स एसेट्स हो गए। लेकिन अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो फिर आपको इक्विटी जैसे दूसरे रिस्क के प्रोडक्ट में जाना होता है। अब हर आदमी की रिस्क लेने की कैपेसिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कितने लंबे समय के लिए पैसा लगा रहा है। तो रिस्क कम करने का एक ही तरीका है कि आप अपना पीरियड लंबा कर लीजिए। शॉर्ट टर्म में रिस्क बढ़ेगी अगर आप इक्विटी में पैसा लगाएंगे 6 महीने, 3 महीने, साल भर के लिए। यही आप 5 साल, 10 साल के लिए पैसा लगाते हैं तो इक्विटी में पैसा बनने की चांसेस बढ़ जाती है। तो इंडिविजुअली या तो आप अपनी रिस्क खुद एसेस कर ले, वो इस बात पर एसेस करें कि आप कितने लंबे समय के लिए पैसा लगा रही है, या फिर किसी फाइनेंशियल प्लानर की आप मदद ले सकते हैं। वो आपको बताएगा कि भाई आपको पैसा कब कब कितना कितना वापस आपकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आपको किस तरह के रिस्क लेके किस तरह के एसेट्स में पैसा लगाना चाहिए। कौन कौन से पॉलिसी को अपनाना चाहिए जिससे हमारा इनकम मतलब लो इनकम वाले ग्रुप को हायर रिटर्न मिले, मैक्सिमम रिटर्न मिले? तो फाइनेंशियल निवेश का तो तरीका चाहे लो इनकम ग्रुप हो, हाई इनकम ग्रुप हो, या कोई भी मध्यम वर्ग या ऊपर वर्ग के लोग के लिए डिफरेंट नहीं होता है। क्योंकि जो आपकी सेविंग है जिस लेवल पे उस लेवल पे आप कितने सक्षम है उस चीज को इन्वेस्ट करने के लिए, और उस अमाउंट ऑफ सेविंग को रिस्क कितना ले सकते हैं, ये पहले जरूरी है। उस चीज को आप पहले समझें और उसी हिसाब से उस रुपए को इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपका पैसा तभी बढ़ेगा जब आप उसको इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन रिस्क मैट्रिक्स आपको निर्धारित करना है, चाहे वो लोअर इनकम ग्रुप हो चाहे हायर इनकम ग्रुप हो। पैसा ही पैसा को बनाता है, लेकिन रिस्क एपेटाइट सबका अपना अपना इंडिविजुअल होता है। इंश्योरेंस के एंगल से एक चीज है, अभी हाल ही में सरकार ने 3 अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसीज अनाउंस की है जो लो इनकम ग्रुप के लिए है। पेंशन स्कीम्स भी हैं, उसमें इंश्योरेंस स्कीम भी है और उसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी है। उसमें मुश्किल से आपको साल का 350-330 रुपए देना होता है। आपका 2 लाख का कवरेज है। 2 लाख रुपए तक का कवरेज होता है, तो वो 300 रुपए का प्रीमियम में। तो वो इंश्योरेंस स्कीम आपको लेनी चाहिए। सर, इफ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट विच विल बी बेटर, SIP और म्यूचुअल फंड? फिर SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने हर क्वार्टर थोड़ा थोड़ा लगाइए। तो SIP तरीका है और पैसा जहां आप लगाते हैं वो म्यूचुअल फंड। My question is, the total investment, how do I allocate the total investment in the guaranteed return and mutual fund and some equity so that I can get the best after a certain period, maybe a long term? Okay, कितना आपको इक्विटी में रखना चाहिए? Percentage form, if you just, what your suggestion regarding? वैसे मैम उसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं, लेकिन एक फॉर्मूला जनरली जो हम फाइनेंशियल मार्केट्स में यूज करते हैं, 100 में से 40 माइनस करें तो 60% पैसा जाना चाहिए इक्विटी में और 40% जाना चाहिए कम रिस्क वाले प्रोडक्ट्स में। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, हर एक के लिए ये फॉर्मूला लागू हो ना हो जरूरी नहीं, लेकिन ओवरऑल ये फॉर्मूला से चलते हैं। अब किसी आदमी को पैसे की जरूरत बहुत जल्दी हो सकती है, किसी को नहीं हो, तो उस हिसाब से फिर उसका पोर्टफोलियो बनेगा कि इक्विटी में कितना ज्यादा जाना चाहिए। सिंपल ये है, जितनी आपकी रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा है, जितना आपका पैसा निवेश करने का समय ज्यादा है, उतना ज्यादा पैसा आपका इक्विटी में जाएगा। जितनी रिस्क कम लेनी है और जितना कम समय के लिए पैसा लगाना है, इक्विटी के बजाय फिक्स इनकम में जाएगा। तो आपने देखा किस तरह से अभिनव भारती स्कूल के बच्चों के काफी सवाल थे और इन्वेस्टमेंट को लेकर उनमें जागरूकता भी काफी जबरदस्त है। ये पैसा लगाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और आज जिस तरह से उन्होंने पहला कदम के इस इनिशिएटिव में अपना पार्टिसिपेशन दिखाया, मैं उम्मीद करता हूं आगे चलकर ये बहुत होनहार नौजवान बनेंगे, अपने करियर में बहुत कामयाब होंगे। ऑल द बेस्ट आप सब स्टूडेंट्स को, और साथ ही आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहला कदम की मुहिम अपना पहला साल पूरा कर चुकी है और इस पूरे साल में हमने लगातार 52 हफ्तों तक निवेशकों को बताया कि किस तरह से वो बचत की करें शुरुआत और किस तरह से बचत के बाद निवेश में बने पारंगत। तो पहला सीजन काफी शानदार रहा। उम्मीद करते हैं अगला सीजन जो जल्द शुरू होने वाला है CNBC आवाज पर, इसी तरह से आपका प्यार और साथ हमारे साथ आगे भी बना रहेगा। नमस्कार। Focus, ideate, innovate, enable.